इसराइल नाम से जाने जाने वाला ये छोटा सा देश जो मणिपुर जितना छोटा है और जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और लेकिन जिस जगह पर ये देश है वो दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में से एक है। इस एरिया में हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। अब इससे कई क्वेश्चन राइज होते हैं, जिनमें से ये मेन क्वेश्चन है कि वो कौन सा मुद्दा है जिसके लिए ये लोग हजारों सालों से लड़ रहे हैं। और जब भी दुनिया के इस एरिया से आए दिन न्यूज आती है तो हमें गाजा स्ट्रिप, हमास, टेम्पल माउंट, वेस्ट बैंक जैसे नाम पता चलते हैं। ये चीजें हैं क्या? और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पूरी दुनिया के लोग और सरकारें इस कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन कैसे नहीं निकाल पा रही। What's wrong with you? Have you not seen what happened? We're fighting Nazis. Meaning Palestinians don't just die, they get killed. This is how the holidays are spent. ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं 1047 BC से। तब ये एरिया किंगडम ऑफ इजराइल था, जहां जूस रहा करते थे और ये एरिया को जू किंग सोलोमन रूल करते थे। किंगडम ऑफ इजराइल की कैपिटल थी जेरूसलम, और इसी जेरूसलम में किंग सोलोमन ने जूस का फर्स्ट टेम्पल माउंट बनवाया और जूस यहाँ रेगुलरली प्रे करते थे। फिर 586 BC में बेबीलोनियंस आए और उन्होंने फर्स्ट टेम्पल तोड़ दिया। फिर आए पर्शियंस, जिन्होंने फर्स्ट टेम्पल दोबारा बनवाया और इसका नाम फर्स्ट टेम्पल से सेकंड टेम्पल हो गया। फिर आए रोमन्स, उन्होंने सेकंड टेम्पल भी डिस्ट्रॉय कर दिया और टेम्पल की सिर्फ वॉल ही बची। उसी टाइम में ज्यूज माइग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं यूरोप में, क्योंकि रोमन्स के अंदर उनको मारा जाता है। जो ज्यूज बचे उनमें से एक फैमिली में जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए, और जीसस क्राइस्ट एक्चुअली एक जू थे। जैसे जैसे जीसस क्राइस्ट रोमन एम्पायर के अंदर बड़े हुए, उन्होंने जेरूसलम के एरिया में ज्यूज की कोर टीचिंग के बजाय अपनी टीचिंग शुरू कर दी। जीसस ने अलग होकर क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। अब जीसस जूस की आइडियोलॉजी से हटकर टीचिंग देने लगे और जल्दी ही पहचानने जाने लगे। लेकिन जूस को ये कभी पसंद नहीं आया और मामला इतना बढ़ गया कि जेरूसलम में जूस ने पब्लिकली जीसस को क्रूसीफाई करवा दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। अब इसके कारण जूस के खिलाफ नेगेटिव सेंटीमेंट बढ़े और आज तक जूस को इसके लिए ब्लेम किया जाता है। इस समय तक रोमन एम्पायर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 306 AD में किंग वेलेरियस की डेथ हो गई और उनका बेटा कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन किंग बना। कॉन्स्टेंटाइन को क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आने लगी और वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने वाले पहले किंग बने। क्रिश्चियनिटी में इस कन्वर्जन की वजह से ये रिलीजन पूरे एम्पायर में फैलने लगा। लेकिन जैसे ही जीसस को जूस ने मार डाला, जूस के अगेंस्ट हेट्रेड वाइडली स्प्रेड हुई और उनके किंगडम में जूस को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और मारा गया, जिसके रिजल्ट में जूस ने खुद को बचाने के लिए पूरी दुनिया में माइग्रेट किया। मोस्टली जूस यूरोप की ओर माइग्रेट करने लगे और वो जगह जहाँ जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, वहाँ कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने चर्च ऑफ होली सेपल्कर बनाया, और ये चर्च टेम्पल माउंट के एरिया से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। इसके बाद 638 AD में रोमन एम्पायर को हराने के बाद अरब आर्मी ऑफ उमर आती हैं। अभी के टाइम में जूस और मुस्लिम के बीच में काफी मतभेद है, लेकिन पुराने समय में जूस मुस्लिम किंग के साथ कंफर्टेबल थे क्योंकि उनके धर्म में कई सिमिलैरिटीज थी। इनफैक्ट ये तीनों धर्म क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम एक जैसे हैं, क्योंकि ये इब्राहिमिक रिलीजन है। जब जूस का एरिया अरब आर्मीज के हाथों में आया तो जेरूसलम का एरिया, जहाँ जूस का सेकंड टेम्पल था, वहाँ डोम ऑफ द रॉक और अलग सा मॉस्क को कंस्ट्रक्ट किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब प्रॉफिट मोहम्मद जेरूसलम पहुंचे और उन्होंने वहां प्रार्थना की, और जिस जगह पर उन्होंने प्रार्थना की वहां अलग सा मॉस्क को कंस्ट्रक्ट किया गया, और जिस जगह से उन्होंने होली स्टोन पर पैर रखकर हेवन की ओर कदम रखा, उसी जगह पर डोम ऑफ द रॉक बनाया गया। ये डोम ऑफ द रॉक है और ये है अलग सा मस्जिद, और ये वेस्टर्न वॉल है। और इस पूरे एरिया को जूस टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम्स इसे हराम अल शरीफ कहते हैं। और इस एरिया से 2 किलोमीटर दूर है चर्च ऑफ होली सेपल्कर, और लगभग 37 एकड़ का एरिया। ये एरिया वो एरिया है जो क्रिश्चियंस, मुस्लिम और जूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है कि इस एरिया को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं और तीनों कम्युनिटीज इसे क्यों चाहती हैं। जब भी जूस पर किसी न किसी रूलर का रूल हुआ है तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और लैंड को छोड़कर पूरी दुनिया में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। वह स्पेशली यूरोप में चले गए क्योंकि वो एक पास का एरिया था। लेकिन जूस अपनी लैंड को कभी नहीं भूले। दुनिया में कहीं भी सेटल होने के बाद भी जूस अपना फेस हमेशा जेरूसलम की ओर करके ही प्रेयर करते थे। आज भी कोई भी जू इसी ओर फेस कर ही प्रे करता है। अब 1891 में जूस के किंगडम का एरिया पर अरब्स ने कब्जा कर लिया था और बाकी जूस माइग्रेट कर गए थे। लेकिन जो जूस लंबे
लंबे समय से पूरी दुनिया में स्पेशली यूरोप में रह रहे थे, वो हमेशा अपनी ओरिजिनल लैंड पर वापस जाना चाहते थे। थियोडोर हर्जल नाम के एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट थे। उन्होंने अपने 1896 के पैम्फलेट में एक नए पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की, ज़ायोनिज्म। उन्होंने कहा कि जूस को अपना अलग देश मिलना चाहिए। उस समय ये कोई नया आइडिया नहीं था। 1870 से खुद को लवर्स ऑफ ज़ायन कहने वाले कई ऑर्गेनाइजेशन सामने आए। वे पहले से ही इस आइडिया को प्रोपोगेट कर रहे थे। इन्हीं रीजन से 1881 में पैलेस्टीन एरिया में जूस का पहला लार्ज स्केल पर माइग्रेशन देखा गया। जूस ने इस एरिया में कई परमानेंट सेटलमेंट्स बनाए और वहां रहने लगे। याद रखें कि उस समय कोई इजराइल, गाजा या वेस्ट बैंक नहीं था। ये पूरा एरिया पैलेस्टीन ही था जहां अरब्स रहते थे और जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। ऑटोमन एम्पायर के अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और जूस पीसफुली एक साथ रहते थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि ज्यादातर लैंड खाली थी, लैंड पर बहुत कम सेटलमेंट्स थी और इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 1915, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। ब्रिटिश, फ्रेंच और अरब रेवोल्यूशनरीज ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। द ब्रिटिश डिड द यूजुअल। उन्होंने अरब रेवोल्यूशनरी से कहा कि ऑटोमन एम्पायर को हराने में उनकी साथ के बदले में उन्हें पैलेस्टीन का एरिया दे देंगे, और अरब रेवोल्यूशनरी एक यूनिफाइड अरब कंट्री बनाने के लिए लड़ रहे थे। वो सीरिया से यमन तक एक अरब देश चाहते थे। ब्रिटिश ने जूस से भी यही वादा किया था कि वह पैलेस्टीन के पास एक जूइश कंट्री बनाने में उनकी मदद करेंगे, लेकिन रियलिटी में ब्रिटिश ने फ्रेंच के साथ एक सीक्रेट डील की हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जैसे ही ऑटोमन एम्पायर गिरा, ब्रिटिश और फ्रेंच मिडिल ईस्ट के एरिया को आपस में बांट लिया। ब्रिटिश ने पैलेस्टीन एरिया पर कब्जा कर लिया। 1918 से 1948 तक इंटायर पैलेस्टीन एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इस समय जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिल गई और जेनोसाइड में लाखों की संख्या में जूस को मारा गया। जूस खुद को बचाने के लिए हिटलर कंट्रोल्ड यूरोप से अलग अलग देशों में भाग गए। कुछ को अमेरिका में रेफ्यूज मिल गए, लेकिन कई जूस पैलेस्टीन चले गए। ब्रिटेन ने शुरू में उन्हें पैलेस्टीन में आने की परमिशन दी, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें पैलेस्टीन आने से भी रोक दिया। इसके चलते पैलेस्टीन में इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई। इसी समय में 1940 के आसपास पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी शुरू हो गई और पैलेस्टीनियंस भी अपना देश की मांग कर रहे थे। 1948 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि बहुत हो गया और वो वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। उन्होंने जूस को एक जूइश देश बनाने के लिए और पैलेस्टीनियंस को अपना देश बनाने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो ऐसा नहीं कर सकते और इसकी जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन को दे दी। यूनाइटेड नेशन एक पार्टीशन प्लान लेकर आया जिसमें ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन को अरब और जूइश स्टेट में बांट दिया और जेरूसलम किसी को नहीं दिया गया और यूएन के कंट्रोल में रहा। जब भी यूनाइटेड नेशन में इस तरह का कोई डिसीजन प्रपोज होता है तो सभी पार्टिसिपेटिंग कंट्री इसके लिए वोटिंग करते हैं और ये वोटिंग ये डिसाइड करने में मदद करती है कि प्रपोजल को अप्रूवल मिलेगी या नहीं। जब इसके लिए वोटिंग हुई तो सभी देशों ने प्रपोजल के फेवर में वोट किया, पर इंडिया एक ओनली नॉन मुस्लिम देश था जिसने पैलेस्टीन के समर्थन में वोट किया था। सभी अरब कंट्रीज ने भी पैलेस्टीन के प्रपोजल के खिलाफ वोट किया, लेकिन इसके बाद ही पार्टीशन हुआ और इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल गई और ईयर 1947 में यूएन ने एक मैप जारी किया जिसमें दिखाया गया कि पार्टीशन कैसा दिखेगा। इस डिसीजन के बाद इस एरिया पर रूल कर रहे ब्रिटिश चले गए और अगले ही दिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद अरब देश जैसे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, इराक ने इजराइल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी और सभी को लग रहा था कि इतने सारे अरब देशों के एक साथ अटैक करने से वो आसानी से वॉर जीत लेंगे, लेकिन रियलिटी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ और अरब कंट्रीज को पीछे हटना पड़ा क्योंकि इजराइल जीत गई। लेकिन इजराइल ने यूएन द्वारा उन्हें एलोकेटेड लैंड से ज्यादा जमीन ले ली। इसका अरब कंट्रीज पर पूरी तरह से उल्टा असर हुआ। ये वो लैंड थी जिसे यूएन ने एलोकेट किया था, लेकिन इस वॉर के बाद ये पूरी लैंड इजराइल ने कैप्चर कर लिया। जो एरिया बचे उनमें से एक एरिया का नाम पड़ा वेस्ट बैंक क्योंकि वो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है और ये एरिया पर जॉर्डन का कंट्रोल था, और गाजा स्ट्रिप और ये एरिया पर इजिप्ट का कंट्रोल था।
पहले के टाइम में यूरोपियंस इंडिया आना चाहते थे तो उन्हें अफ्रीका से घूमकर आना पड़ता था और ये टाइम कंज्यूमिंग था। इसलिए इजिप्ट और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिलकर एक कनाल बनाई जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती थी और एक कंपनी बनाकर इसे सुएज कनाल का नाम दिया गया, जो पूरी तरह से फ्रांस और इजिप्ट की गवर्नमेंट द्वारा फंड की जाती थी। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इजिप्ट को शेयर्स यूके बेस्ड कंपनी को बेचने पड़े, जिसके रिजल्ट में सुएज कनाल की ओनरशिप फ्रांस और ब्रिटेन के पास चली गई। सुएज कनाल पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि ये एशिया को यूरोप से जोड़ती थी और इजराइल सहित सभी को इस कनाल से होकर जाना पड़ता था। लेकिन इजिप्ट की इस कनाल पर कोई पकड़ नहीं बची थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इन ईयर 1956 नासिर ने एक बड़ा डिसीजन लिया। वो उस समय इजिप्ट का रूलर था। उन्होंने कहा कि सुएज कनाल पूरी तरह से इजिप्ट की लैंड पर बनाई गई है, इसलिए इजिप्ट इस कनाल पर पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। फ्रांस और ब्रिटेन ने नासिर को समझाने की बहुत कोशिश की कि उन्होंने इस कनाल पर हैवीली इन्वेस्ट किया था, लेकिन नासिर ने कभी उनकी बात नहीं मानी। इसके अलावा नासिर का दूसरे अरब देशों के प्रति बहुत झुकाव था और वह इजराइल से भी नफरत करता था और उसने ये भी कहा था कि इजराइल को सुएज कनाल से अपनी शिपमेंट ले जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसलिए इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर इजिप्ट के खिलाफ वॉर शुरू कर दी और ये पूरा साइनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लिया। इस कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए यूएन ने इंटरफेयर किया और इजराइल को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हालांकि इजराइल ने ये कैप्चर की हुई लैंड इजिप्ट को लौटा दी, लेकिन केवल एक रिटन एग्रीमेंट के बाद, जिसपे लिखा गया था कि इस दिन के बाद इजराइल को सुएज कनाल से शिपमेंट ले जाने से कभी नहीं रोका जाएगा। कुछ ही साल बाद 1964 में अरब कंट्रीज ने इजिप्ट में एक मीटिंग की और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसे पीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। पीएलओ ने बेसिकली आर्मी और पॉलिटिकल लेवल पर सभी पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंटेशन दी। पीएलओ का मेन मोटिव पैलेस्टीन को इजराइल से वापस लेना और उसकी जमीन पैलेस्टीनियंस को वापस देना था। इजराइल ने इजिप्ट पर जब हमला किया था, इजिप्ट का लीडर नासिर इस एक्ट से बहुत गुस्सा था। उन्होंने 1967 में बाकी अरब कंट्रीज के साथ डिस्कशन करने के बाद स्ट्रेट ऑफ तेहरान को ब्लॉक करवा दिया था, जिसका यूज इजराइल अपने गुड्स को दूसरी देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए करता था। नासिर को पता था कि इस ब्लॉक के बाद इजराइल हमला करेगा और इसलिए नासिर ने बाकी अरब कंट्रीज की मदद से हमले की योजना बनाई। लेकिन सरप्राइजिंगली इजराइल के पास कुछ ऐसा है जिसने उसने सभी अरब देशों को एक साथ हरा दिया और सिर्फ 6 दिनों में इजिप्ट की जमीन का वो एरिया वापस कैप्चर कर लिया जिस पर इजराइल ने पहले कैप्चर किया था। इसके साथ ही गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का एरिया भी कैप्चर कर लिया गया। अचानक इजराइल को एक डिसीजन लेना पड़ा। पहला, क्या वो वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा बनाए और वहां रहने वाले 1.1 मिलियन अरब्स को इजरायली सिटीजनशिप और वोटिंग राइट्स दें। दूसरा, वो वेस्ट बैंक को अपने दुश्मन जॉर्डन को दे दें, या फिर तीसरा, लोगों को अपना पैलेस्टीन देश बनाने दें। ये इजरायली पॉलिटिक्स में एक बड़ी डिबेट बन गई थी। कई इजरायलियों ने इस वॉर को न केवल एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं पर एक रिलीजियस साइन की तरह देखा कि जूस को उस जगह पर वापस जाना था जहां जूइश एशियन हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा हुआ था, एंशिएंट हिल्स ऑफ जुडिया और समारिया, जो बेसिकली सारा वेस्ट बैंक है। इसलिए जब गवर्नमेंट इस पर डिबेट कर रही थी कि क्या किया जाए, इजरायली सिविलियंस ने गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वेस्ट बैंक में मूव करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां घर बनाए, इस एरिया में जूइश प्रेजेंस इस्टेब्लिश की। वेस्ट बैंक के साथ क्या किया जाए, इस बारे में अचानक किसी भी डिबेट में इजरायली सिटीजन्स की बढ़ती पॉपुलेशन को ध्यान में रखना पड़ा। पूरी दुनिया को ये मंजूर नहीं था। जैसे ही सेटलर्स की प्रेजेंस बढ़ी, यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। 1980s के एंड तक पैलेस्टीनियंस की फ्रस्ट्रेशन इंतिफादा में फूट पड़ी, जो अपराइजिंग का अरबिक वर्ड है। इसकी शुरुआत ज्यादातर प्रोटेस्ट और बाइकॉट से हुई, लेकिन जल्द ही ये वायलेंट हो गया और इजराइल ने हैवी फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड किया। पहले इंतिफादा में कुछ इजरायली और 1000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन मारे गए। लगभग उस समय गाजा में पैलेस्टीनियन के एक ग्रुप जो पीएलओ को बहुत सेकुलर और बहुत कॉम्प्रोमाइज माइंडेड मानते हैं, उन्होंने हमास बनाया, जो एक वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो इजराइल
इसराइल के डिस्ट्रक्शन के लिए डेडिकेटेड है। 1990 के दशक के शुरुआत तक ये क्लियर हो गया कि इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस को पीस बनानी होगी और दोनों साइड्स के लीडर ने ओस्लो अकॉर्ड्स पर साइन किए। इसका मतलब ये पहला और बड़ा कदम था कि शायद किसी दिन इजराइल पैलेस्टीनियन टेरिटरी से हटेगा और एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन बनाने देगा। ओस्लो अकॉर्ड्स ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया, जिससे पैलेस्टीनियंस को कुछ एरियाज में खुद पर गवर्न करने की थोड़ी फ्रीडम मिल गई। वेस्ट बैंक को अब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एरिया ए, जिसमें गवर्नमेंट और सिक्योरिटी दोनों पर पैलेस्टीनियंस का कंट्रोल होगा। एरिया बी, जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल पैलेस्टीनियन द्वारा किया जाएगा और सिक्योरिटी का कंट्रोल इजराइल द्वारा किया जाएगा। एरिया सी, जिस पर पूरी तरह से इजराइल का कंट्रोल होगा। दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट ने ओस्लो अकॉर्ड का अपोज किया। हमास के मेंबर्स ने इस प्रोसेस को सैबोटाज करने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग करवाई। इजरायली राइट विंग पीस ग्रुप ने इसका विरोध किया और रैली में शामिल लोगों ने प्राइम मिनिस्टर राबिन को गद्दार और नाजी कहा। राबिन द्वारा ओस्लो अकॉर्ड्स के सेकंड राउंड पर साइन करने के एकदम बाद एक फार राइट इजरायली ने टेल अवीव में उनको गोली मार दी। इस वायलेंस ने दिखाया कि कैसे दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट पीस को डीरेल करने के लिए वायलेंस का यूज कर सकते हैं और परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट जारी रख सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी साइड का टोटल डिस्ट्रक्शन चाहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, पीएलओ की पॉपुलैरिटी कम होती गई और हमास की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। करंट सिनेरियो ये है कि हमास का एंटायर गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल है और पीएलओ की फतेह पार्टी वेस्ट बैंक पर गवर्न करती है। हमास अक्सर इजराइल पर हमला करता रहता है। सबसे बड़ा हमला इसी साल हुआ था, जहां 1200 इजरायली और 10,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन मारे गए। यदि अगर कोई भी लीडर पीस की बात करता है तो पब्लिक उनको इलेक्शन में हरा देती है या फिर उनको मार दिया जाता है। सवाल अब भी वही है कि जेरूसलम किसका होगा और ये सारी जमीन किसको मिलेगी।